इंडिया में डेमोक्रेसी 1947 में आ गई थी, लेकिन आजाद पॉलिटिकल पार्टी 1947 से पहले कोई भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी बस एक लौती पार्टी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, लेकिन गांधी और जिन्ना दोनों की सोच ज्यादा अलग नहीं थी। एक अपने लोगों के लिए बोलता था और दूसरा नहीं बोलता था। भगत सिंह की फांसी को अगर गांधी जी चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश ही नहीं करी। जबकि पंडित नेहरू की सजा को माफ करवा दिया था और वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास की सजा दी थी। तो इंडिया में पॉलिटिक्स उस टाइम से ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में एक आजाद पार्टी बनी थी 1950 में, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जिसे हम आज बीजेपी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ज्यादा नहीं पता तो इसको पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आरएसएस ने एक पार्टी बनाई और किस तरह देखते ही देखते वो आज देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जो लोग चैनल पे नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी के फाउंडर और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे, आजाद भारत के पहले मिनिस्टर। लेकिन उस समय 1950 को पंडित नेहरू एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था नेहरू लियाकत पैक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग जो लोग माइनॉरिटी है उनका देश के रिसोर्सेज पर पहला हक रहेगा, जो बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं आई। आरएसएस एक संस्था थी जिसका बस एक काम था कि हिंदुओं के हकों की रक्षा करना। बंटवारे के बाद देश का माहौल बहुत खराब था। आरएसएस ने उस समय राजस्थान और पंजाब के हिंदुओं की बहुत मदद करी थी। नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था मिनिस्ट्री से और उन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय जनसंघ। लेकिन अभी भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी बनने में बहुत समय था। जिस समय भारतीय जनसंघ बनी उस समय इस पार्टी का केवल एक ही अहम एजेंडा था कि हिंदुओं की आइडेंटिटी की रक्षा करना, क्योंकि कश्मीर के विषय में भारतीय जनसंघ का स्टैंड क्लियर था, वहां के पंडितों की रक्षा करना। नेहरू लियाकत पैक्ट कहने को तो बिल था उस समय, लेकिन इस समय जो जिहादवाद चल रहा है उसका मेन रीजन वही बिल है। लेकिन उस समय भारतीय जनसंघ की बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूरे देश पर एक तरफा राज कर रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसको आज लोग सेकुलर कहते हैं। उसका रीजन भी यही पैक्ट है, मेजोरिटी अपने हकों को छोड़ दे, यही कहना था नेहरू लियाकत पैक्ट का। 1 दिसंबर 1951 को भारतीय जनसंघ ने जनरल इलेक्शन लड़े, लेकिन उस समय इनके खाते में सीटें आई थी सिर्फ 3, क्योंकि कांग्रेस को हराने वाला उस समय कोई नहीं था। भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई थी 1953 में और तब मिले भारतीय जनसंघ को एक नेता जिन्होंने इस पार्टी को दिया विजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1953 से भारतीय जनसंघ की कमान संभाली और इनका मानना था कि जब तक हम जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक लोग पार्टी की आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। और कई वर्षों तक इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया। इनको 10 साल से अधिक का समय लग गया पार्टी की पहचान बनाने में और 1967 के इलेक्शन में भारतीय जनसंघ ने 35 सीटें जीती और लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस इलेक्शन के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने पार्टी की कमान छोड़ दी और अब पार्टी के मुखिया बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। ये पार्टी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय से ही जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही इनकी पार्टी लोगों को पसंद आने लगती तभी इंडिया की पॉलिटिक्स एक नया मोड़ ले लेती। 1975 के समय इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। पूरा देश कहने को तो डेमोक्रेटिक था, लेकिन इस इमरजेंसी ने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन लोगों ने और अपोजिशन ने आंदोलन करके 1977 में ऑफिशियली इमरजेंसी को हटवा दिया था और फिर हुए इलेक्शन। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। भारतीय जनसंघ ने और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इस बार कांग्रेस को हरा दिया। ये पहली बार हुआ था कि जब देश में कांग्रेस की पार्टी हारी थी। इनको हराने में बहुत सारी छोटी पार्टियों ने अहम भूमिका रखी थी। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल और पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इस सरकार को बनाने में जिस पार्टी ने सबसे अहम भूमिका रखी थी वो थी भारतीय जनसंघ। मुरली देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि पार्टियां साथ तो आई थी लेकिन सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी और 1980 में ये सरकार गिर गई। भारतीय जनसंघ पार्टी की हिस्ट्री बस इतनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी समझ गए थे कि आइडियोलॉजी के हिसाब से गठबंधन करना पड़ेगा और उन्होंने भारतीय जनसंघ को बना दिया भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और बीजेपी ने राम मंदिर और 377 कश्मीर से अपना मेन एजेंडा रखा और इन बातों को अपने मैनिफेस्टो में भी रखा। 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने 86 सीटें जीती इलेक्शन में। बस यहीं से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा नेता तैयार हो रहा था और उसने अपनी पकड़ बनानी चालू कर दी थी। 1990 में अडवाणी जी ने 2 सबसे बड़ी यात्रा निकाली। एक थी राम जन्मभूमि। ये यात्रा सोमनाथ से होकर अयोध्या तक जानी थी। लाखों की संख्या में लोगों ने इसका साथ दिया। इस यात्रा का बस एक एजेंडा था कि हिंदुओं को जगाना। इस यात्रा को रोकने के लिए पार्टी ने बहुत कुछ किया। लालू यादव ने अडवाणी जी को डिटेन तक कर दिया और कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया कांग्रेस ने। 6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया जिसको अयोध्या में बनाया था मुगलों ने। वहां पर राम मंदिर की असल शुरुआत उसी समय हो गई थी। 2009 में कांग्रेस के टाइम पर कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और कल्याण सिंह को दोषी कह दिया था, लेकिन 30 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इसी के साथ एक यात्रा और निकली थी, एकता यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लाल चौक पर मोदी जी ने तिरंगा झंडा फहराया था मिलिटेंट्स की धमकी के बाद भी, लेकिन जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। मुरली मनोहर जोशी के अंडर ही मोदी जी तैयार हुए और आज इस काबिल बने कि देश का नेतृत्व कर पा रहे हैं। 2015 से पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने 2015 में जब इनके
मेंबरों की लिस्ट निकली तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया। बीजेपी के 2015 में 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर थे और इसके साथ ही आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे भारत का नेतृत्व कर रही है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।